नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। लूसेंट का पार्ट 2 है आज। और लूसेंट की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ ली है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। क्या क्या चीज़ें हैं जो लूसेंट की बुक में महत्वपूर्ण है और हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए, समय को ख़राब नहीं करेंगे और शुरुआत कर देते हैं। हाँ, लूसेंट का जो पहला पार्ट होगा उसके वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा या फिर उस वीडियो का जो लिंक होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत कर देते हैं भारत पर अरबों के आक्रमण से। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था और अरबों ने सिंध पर करीब 712 में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। तो कहाँ का शासन था? दाहिर का था। और भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो धन दौलत लूटना था तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। पूछा जाता है कि अरब वासियों के आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो धन दौलत लूटना था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। सिंध पर विजय कब पाई थी? तो 712 ईस्वी में पाई थी। महमूद गजनवी या फिर महमूद गजनी के बारे में बात करें तो 932 ईस्वी का टाइम पीरियड था जब अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। तो अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में विपरीत गीन ने शासन किया और इसी के शासनकाल में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया गया। तो पूछा जाता है प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था? तो जयपाल शासन कर रहा था। और क्या पूछा जाता है? नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। बगदाद के खलीफा के बारे में बात करें तो बगदाद का जो खलीफा था अल आदिर बिल्ला, इसने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। तो पूछा जाता है यमीन उद उल्लाह और यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि किसको दी गई थी? तो बगदाद का जो खलीफा था अल आदिर बिल्ला, इसने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मुल्लाह की उपाधि दी थी। कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था तथा पेशावर के कुछ भाग पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया था। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण क्या था? तो 1025 की बात है। सोमनाथ मंदिर जो कि सौराष्ट्र में है, इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहीवाड़ा का शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है, सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूटी भी थी। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो महमूद गजनवी की जो मृत्यु हुई थी 1030 में हो गई थी। अलबरौनी, फिरदौसी, उद्बी तथा फ़ारूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो गजनवी या फिर गजनी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। और जो दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है वो ये है कि इसके दरबार में कौन कौन थे? तो अलबरूनी, फरदौसी, उद्बी तथा फ़ारूकी ये महमूद गजनवी के या फिर महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में। तो गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। करीब 1173 की बात है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण करीब 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण जो है वो 1178 में पाटन जो कि गुजरात में है वहाँ पे हुआ था और यहाँ का शासक भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह से परास्त किया था। तो मोहम्मद गौरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे तराइन का प्रथम युद्ध हो गया, ये 1191 ईस्वी में हुआ था। परिणाम क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हुए। उसके बाद तृतीय तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, ये 1192। इसमें टाइम पीरियड भी पूछा जाता है, कौन जीता कौन हारा ये भी पूछा जाता है। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ जिसमें गौरी विजयी हुआ। चंदावर के युद्ध के बारे में पूछा जाता है, 1194 में हुआ था गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें गौरी विजयी हुआ। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया था। इसकी हत्या हो गई करीब 1206 में, ये नहीं पूछा जाता। हाँ, इन युद्ध के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर के युद्ध के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं सल्तनत काल में। तो गुलाम वंश से शुरुआत करते हैं। गुलाम वंश की जो स्थापना है करीब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और वह गौरी का गुलाम था। तो गुलामों को फ़ारसी में बंदगाह कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक जो है 1206 में किया था, इसमें नहीं पूछा जाता बहुत ज़्यादा। हाँ, कहाँ पे इसने अपनी राजधानी बनाया था, तो लाहौर में बनाया था। कुतुब मीनार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कुतुब मीनार की जो नींव है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इसके अलावा कुवत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में बात करें तो दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो है ऐबक ने ही कराया था, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है, लाख बख्श के बारे में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इसकी जो मृत्यु है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐबक की जो मृत्यु हुई वो करीब 1210 में हुई, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई और इसे लाहौर में दफना दिया गया। ऐबक का जो उत्तराधिकारी था आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश जो है वो करीब 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश के राज्य की राजधानी के बारे में पूछा जाता है, तो इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण देहली ए कोहना के निकट करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बगदाद के खलीफा के बारे में। तो इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा में सुल्तान पद को की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं रज़िया बेगम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रज़िया बेगम प्रथम महिला मुस्लिम थी जिसने शासक की बागडोर संभाली थी। पूछा जाता है कि कौन ऐसी पहली महिला शासिका थी जिसने बागडोर संभाली थी उस काल में। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। रज़िया की शादी के बारे में बात करें तो रज़िया की शादी जो है अल्तुनिया के साथ हुई थी। इससे शादी करने के बाद रज़िया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। इसकी हत्या जो है करीब 1240 में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई थी। तो रज़िया के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ज़्यादा फेमस है कि ऐसे कौन शासिका थी, पहली शासिका बोल सकते हैं, तो रज़िया सुल्तान ही थी। नेक्स्ट पॉइंट पे है बलराम शाह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बलराम शाह के बाद दिल्ली का जो सुल्तान है अलाउद्दीन मशहूद शाह बना और करीब 1242 में बना। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं बलबन के वास्तविक नाम के बारे में। तो बलबन का जो वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था और वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और ये मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की थी। तो सिजदा तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हाँ पैबोस उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन सिजदा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नवरोज़ त्यौहार के बारे में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। तो बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया था। लौह और रक्त की नीति के बारे में बात करें तो ये भी आपका बलबन ने कठोर जो था लौह और रक्त की नीति इसका भी पालन किया था। नेक्स्ट है अमीर खुसरो के बारे में बात करें तो नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलग खां की उपाधि प्रदान की थी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। अब आ जाते हैं हम लोग खिलजी वंश पे। तो खिलजी वंश के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इस वीडियो में जैसा मैं बात कर रहा हूँ उसमें इस पूरे के पूरे वीडियो में आपको उतनी ही चीज़ें बताई जाएंगी जो परीक्षा के उपयोगी हों। बाकी चीज़ें आप लूसेंट की किताब से स्वयं पढ़ सकते हैं। लूसेंट में जो चीज़ें महत्वपूर्ण लग रही हैं कि हाँ जो परीक्षा उपयोगी हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो गुलाम वंश के शासक को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो डायरेक्टली पूछा जाता है खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने। इसके बाद जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में की थी। और अलाउद्दीन खिलजी का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है खिलजी वंश में। अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना करीब 1296 में। इसके बचपन का नाम अली और गुरसास से था। तो दिल्ली का सुल्तान बना कब, 1296 में, 1296 में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पोएम पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों का होलिया लिखने की जो प्रथा की शुरुआत है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया और इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को कहीं ना कहीं दृढ़ता से लागू किया था। बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए कुछ नवीन पद थे जिसमें दीवान रियासत, साहना मंडी, बरीद। तो बरीद के बारे में पूछा जाता है। बरीद क्या है, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। नेक्स्ट है सिकंदर ए सानी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था।
साइना मंडी के बारे में बात करें तो यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, एक तो चराई कर था जो बहुत पूछा जाता है, गढ़ी कर था, ये घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, और चराई कर जो था दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। चराई कर के बारे में पूछा जाता है, गढ़ी कर के बारे में उतना नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट पॉइंट है और क्या पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश के बारे में बात करें तो सितंबर 1320 की बात है, 1320 की बात है। खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय से लिए अमीरों की भूमि को पुनः लुटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण कराया। संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन जो है प्रथम शासक था। तो नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट भी लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य था। पूछा जाता है कौन सबसे ज़्यादा शिक्षित था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। अमीर ए कोही से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। दिल्ली से दौलताबाद के बारे में बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। तो डायरेक्टली किताबों में लिख के आता है कि दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, और जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें भी दिल्ली से दौलताबाद ही आता है, देवगिरी बहुत रेयर पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। इब्न बतूता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अफ्रीकी यात्री थे, मोरक्को के यात्री थे इब्न बतूता। लगभग 1333 में भारत आया था और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई करीब 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय, और थट्टा के निकट गोडाल में हुई थी इनकी मृत्यु। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने करीब 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की, ये पूछा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और लोगों को उससे मिल गई, और लोगों को उससे मिली और उससे लोगों को मुक्ति मिल गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी दुखी कर रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। पूछा जाता है किसके शिष्य थे, तो वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। नेक्स्ट पॉइंट है, फिरोज तुगलक के बारे में बात करें तो फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज तुगलक था। सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 था, तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 था। 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी कराया। कई नगरों का निर्माण कराया जिसमें फिरोज़ाबाद और जौनपुर ये आपका प्रमुख है, बहुत पूछे जाते हैं। तो 300 नए नगरों की स्थापना करवाई थी फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट पॉइंट है, सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना कराई थी। तो दीवाने खैरात किससे संबंधित है? सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए इसको बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट पे और लिख लेते हैं और बात कर लेते हैं। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका जो शासक है दिल्ली से पालम तक रह गया था। अब हम लोग आ जाते हैं सैयद वंश पे। तो सैयद वंश का जो संस्थापक था खिज्र खां था। खिज्र खां तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खां को मुल्तान, सुल्तान और दिवालपुर का शासक नियुक्त किया था। लोधी वंश पे आ जाते हैं। लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोधी था, और इसको बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया गया था। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। पूछा जाता है आगरा शहर की स्थापना किसने कराई थी, तो सिकंदर लोधी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 21 अप्रैल 1526 की बात है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी जो है बाबर से हार गया और इस युद्ध में वो मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण जो है वो पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे आलम खां ने दिया था।
और नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के बारे में बात करें तो केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया था सुल्तान था। मंत्री और उसके संबंधित विभाग के बारे में बात करें तो वजीर के बारे में पूछा जाता है, जो प्रधानमंत्री है, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। बरीद ए मुमलिक के बारे में बात करें तो ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं और क्या है। जजिया के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो जजिया जो है गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, एक किताब में आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है हमें। बाकी किताबें तो सभी के पास है, बस ये हमें पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, क्या याद करना है, कितनी चीज़ें पढ़नी है। और इसी वजह से हमेशा नेक्सस जीएस की तरफ से बैच रिलीज़ किया जाता है, और उस बैच में सारी डिटेल्स होती हैं, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नेक्सस जीएस की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, बैच के स्टार्टिंग डेट्स मिल जाएंगी, किस तरह से आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो आपको बताया जाएगा। तो 2021 यूपी पीसीएस 2021 प्रीलिम्स के लिए बैच रनिंग है, आप उस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ग्राम के बारे में बात करें तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ग्राम होती है। नेक्स्ट है एकता प्रथा के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट है मुक्ताई के बारे में बात करें तो सल्तनत काल में लगान जो है निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। नेक्स्ट है मसाहत के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर लगान का जो निर्धारण है वो मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। अब आ जाते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो करीब 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार का अंग थे। विजयनगर का जो शाब्दिक मतलब होता है वो जीत का शहर होता है। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। हरिहर दो के बारे में बात करें, हरिहर सेकंड के बारे में बात करें तो हरिहर जो सेकंड था उसने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। निकोलो कांटी के बारे में बात करें तो इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। नेक्स्ट पॉइंट है सालू नरसिंह के बारे में बात करें तो सालू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की थी, और सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन जो है स्थापित हुआ। नेक्स्ट है मंत्री और सेनापति के बारे में बात करें तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बनाया था। ये पूछा जाता है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था, तो बाबरनामा था। और कृष्णदेव राय के बारे में पूछा जाता है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डेमिगोस पायस विजयनगर आया था। अष्ट दिग्गज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, और उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। लगान के बारे में बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत था वो लगान था, और भू राजस्व की दर जो है उपज का 1/6 था। विवाह कर के बारे में बात करें तो विवाह कर जो है वर और वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त हुआ करते थे। नेक्स्ट है विजयनगर का जो सैन्य विभाग था वो कदाचार कहलाता था। पूछा जाता है कदाचार क्या था, तो विजयनगर का सैन्य विभाग जो है कदाचार कहलाता था, तथा इस विभाग का जो उच्च अधिकारी है वो दंड नायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। बहमनी राज्य के बारे में बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में करीब 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की, और वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राज्य भाषा जो थी वो मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा था। नेक्स्ट है
कलीमुल्लाह के बारे में बात करें तो बहमनी वंश का जो अंतिम शासक था, इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य जो है 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। और नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर, इनके बारे में पूछा जाता है, इनके वंश के बारे में पूछा जाता है, इनके संस्थापक के बारे में पूछा जाता है। तो बीजापुर आदिल शाही, अहमदनगर निज़ाम शाही, बरार इमाद शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, बीदर खरीद शाही। और संस्थापक कौन थे? बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह थे, अहमदनगर के मलिक अहमद थे, बरार के इमाद शाह साहब थे, गोलकुंडा के जो थे कुतुब शाह थे, कुली कुतुब शाह थे, बीदर के जो थे अमीर अली बरीद थे। तो ये आपका हो गया। इसके बाद बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्हें कुल मिलाकर 175 साल शासन किया। तो बड़ा एक टाइम पीरियड था बहमनी राज्य का। नेक्स्ट है, अब हम लोग बात करेंगे स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग जौनपुर के बारे में बात करेंगे। जौनपुर की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। और जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना जो है मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। इसके बाद लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलुल लोदी ने कब्जा कर लिया। पूछा जाता है कि जौनपुर की स्थापना किसने कराई? पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध है जौनपुर। नेक्स्ट है, कश्मीर के बारे में बात करें तो सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 1420 की बात है, जैन उल आबदीन के बारे में बात करें। सिंहासन पर बैठा था, इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। तो कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं ये पूछा जाता है, जैन उल आबदीन को कहा जाता है। बंगाल पे आ जाते हैं हम लोग। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। और गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था, लखनौती, सोनारगांव तथा सतगांव के नाम से। बाहर आ जाते हैं इससे। नेक्स्ट पॉइंट पे गुजरात पे आ जाते हैं हम लोग। गुजरात की जो शासक थे राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और जफ़र खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह की उपाधि धारण कर 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बन गया था। मेवाड़ से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने करीब 1303 में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। राणा कुंभा ने करीब 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा के युद्ध के बारे में बात करें तो करीब 1527 में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जो है वो विजयी हुआ था। 1576 के बारे में बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ, जिसमें अकबर जो है वो विजयी हुआ था। नेक्स्ट है, सूफ़ी आंदोलन के बारे में बात करें। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सूफ़ी आंदोलन से। तो जो लोग सूफ़ी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें जो है काफ़ी गहरी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। बाबा फरीद की 2 महत्वपूर्ण शिष्य थे, निज़ामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबर। निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में बहुत पूछा जाता है, इनके गुरु का नाम क्या था? तो बाबा फरीद था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का टाइम पीरियड देखा था। और इनके जो प्रमुख शिष्य थे उसमें शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी, ये सारे के सारे लोग थे। अब भक्ति आंदोलन पे आ जाते हैं। तो 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो तमिल क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गया। नेक्स्ट है, हाँ, भक्ति आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा संप्रदाय जो है किससे रिलेटेड है। तो विशिष्टाद्वैतवाद किससे रिलेटेड है? रामानुजाचार्य से। दैतवाद माधवाचार्य से। शुद्ध दैतवाद विष्णु स्वामी से। द्वैताद्वैतवाद जो है वो आपका निबकाचार्य से है। अब हम लोग बात करेंगे भक्ति आंदोलन के संत के बारे में। तो रामानुजाचार्य के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था और इनका जो जन्म है वो करीब 1017 में मद्रास के निकट पेरुबंबर नामक स्थान पर हुआ था। करीब 1137 में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुजाचार्य से रिलेटेड जो पूछा जाता है वो दैतावाद, विशिष्टाद्वैतवाद, इन सब से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्चुअल बेसिस पे। बाकी बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं पूछा जाता इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है,
गोस्वामी तुलसीदास के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में करीब 1532 में हुआ था और इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। मीराबाई के बारे में बात करें तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जन्म 1498 में हुआ था। कमेंट करके बताइए 1498 में कौन भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। शंकर देव के बारे में बात करें तो उन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया था और ये चैतन्य के समकालीन थे। अब हम लोग आ जाते हैं मुगल साम्राज्य के ऊपर। तो मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर था। बाबर और उत्तरवर्ती मुगल शासक जो है तुर्की और सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। पूछा जाता है मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो बाबर ने की थी। इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बात करें। इसका जो जन्म है 1483 में हुआ था। फरवरी 1483 में हुआ था। और बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान जो है करीब 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था और इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। जन्म कब हुआ था ये पूछा जाता है। बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है तोपखाने से रिलेटेड। तो पानीपत के जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने पहली बार तुगलुमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। पूछा जाता है कि सबसे पहली बार तोपखाने का प्रयोग कब किया गया था, तो पानीपत के युद्ध में किया गया था और बाबर इसमें विजयी रहा था। इब्राहिम लोदी के साथ इसका युद्ध हुआ था, 1526 की बात है। खानवा के युद्ध के बारे में पूछा जाता है, 1527 में हुआ था। 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में बाबर विजयी रहा था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ मेदनी राय और बाबर के बीच में, उसमें भी बाबर विजयी रहा। घाघरा के युद्ध की बात करें तो 1529 में हुआ था अफगानों और बाबर के बीच में, उसमें भी बाबर विजयी रहा था। और इन चारों युद्ध के बारे में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। गाजी के बारे में बात करें तो खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि जो है वो धारण की थी और 1528 में जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। और अगर हम लोग बाबर के बारे में बात करें तो करीब 48 साल की एज रही होगी बाबर की। 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। इसकी जो आत्मकथा थी बाबरनामा थी और इसका अनुवाद बाद में फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो ये भी पूछा जाता है अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूं के बारे में बात करें तो हुमायूं जो है गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो है बद्स खां का सूबेदार था और 23 साल की अवस्था में ही सिंहासन पर बैठ गया था। हुमायूं अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्ज़ा अस्करी को संभल, मिर्ज़ा सिंह हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दे दी थी। सुलेमान मिर्ज़ा हुमायूं ने बद्स खां की प्रदेश दिया था। चौसा के युद्ध के बारे में बात करें तो ये भी बहुत पूछा जाता है। जून 1539 की बात है। शेरशाह और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में शेर खां जो है विजयी रहा और इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी जो है वो ग्रहण की थी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है हुमायूं नामा के बारे में बात करें तो हुमायूं नामा की जो रचना है गुलबदम बेगम ने की थी। अब आते हैं हम लोग शेरशाह के बारे में। 1540 से 45 का टाइम पीरियड था। सुर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था और शेरशाह का जो जन्म है करीब 1472 में मतलब 1472 में होशियारपुर में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था, वह सूर वंश से रिलेटेड था। इनके पिता जो थे हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया था। कबूलियत और पट्टा के बारे में बात करें तो कबूलियत और पट्टा प्रथा की जो शुरुआत है वो शेरशाह ने की थी। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत कराई और जीटी रोड जिसको बोला जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अकबर के बारे में बात करें तो सम्राट अकबर का जो जन्म है वो 1542 में हुआ था और अकबर के बचपन का नाम जलाल था और इसका राज्याभिषेक जो है करीब 1556 में पंजाब के कालीनौर नामक स्थान पर हुआ था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं
पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में बात करें तो अकबर और हीमू के बीच में हुई थी और 1556 में हुई थी। नेक्स्ट है नेक्स्ट है अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसमें दास प्रथा का अंत इसने किया था, जजिया कर समाप्त किया था 1564 में, ठीक है। और इसके अलावा दीन ए इलाही की स्थापना की थी 1582 में। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान जो था पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक जो था वो बीरबल था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरविजय सूरी को जगतगुरु की उपाधि से बोल सकते हैं विभूषित किया था या उपाधि दी थी। पूछा जाता है कि जगत गुरु की उपाधि से किसको नवाजा था, तो हरविजय सूरी साहब को नवाजा था। नेक्स्ट है राजा टोडरमल के बारे में बात करें तो अकबर के दीवान थे राजा टोडरमल और इनको दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था इनको लागू किया गया था। तानसेन के बारे में पूछा जाता है तो अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध संगीतकार था तानसेन था। नेक्स्ट है अकबर के बोल सकते हैं कि अकबर की जो मृत्यु हुई 1605 में हुई, इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। अबुल फजल के बारे में बात करें तो अबुल फजल का जो बड़ा भाई था फैज़ी, ये अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की व दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। नेक्स्ट है पंचतंत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पंचतंत्र का फ़ारसी भाषा में अनुवाद जो है वो आपका अबुल फजल ने अनवार ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज़ ने यार ए दानिश नाम से किया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। बुलंद दरवाज़ा के बारे में बात करें तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस करें उसके पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारे रिसेंट सिलेक्शंस के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हाल ही में शीतल श्रीवास्तव जी खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर चयनित हुई हैं और उन्होंने एक लेख लिखा था नेक्सस जीएस के लिए, तो वो आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है। और समीक्षा अधिकारी 2017 सिंधुजा मिश्रा जी के बारे में हो या फिर बोल सकते हैं कि अखिलेश मणि त्रिपाठी जी के बारे में हो, वासुदेव जी जो कि समीक्षा अधिकारी हैं। खंड शिक्षा अधिकारी अनुराग मिश्रा जी 27वीं रैंक लेकर आए थे 2019 में। डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है सचिन यादव जी को और 14th रैंक के साथ इन्होंने इस परीक्षा को पास किया है। नेक्सस जीएस का जो व्हाट्सअप नंबर है 6390540001 है, 7080540001 है। रिसेंट टाइम में बहुत सारे सिलेक्शंस हुए हैं, सिलेक्शंस की पूरी लिस्ट जो है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए जहांगीर के बारे में बात करें तो 1605 से 1627 का टाइम पीरियड था। अकबर का उत्तराधिकारी जो है सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर 1605 को नसूरुद्दीन महमूद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। और इसका जो जन्म हुआ था जहांगीर का 1569 में हुआ था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का जो श्रेय है वो मोतीबिंद खां को जाता है। नेक्स्ट है खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। पूछा जाता है सिखों के पांचवें गुरु कौन थे या फिर ऐसे कौन गुरु थे जिनको किसने मुगल शासक ने फांसी दिलवा दी थी, तो जहांगीर को फांसी दिलवा दी थी। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला इन्हीं के टाइम पीरियड पे टॉप पे थी, जहांगीर के टाइम पीरियड पे ही। और जहांगीर के दरबार में प्रमुख अगर चित्रकारों के बारे में बात करें तो आगा खां, आगा रज़ा, अबुल हसन, अब्दुल नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जहांगीर का जो टाइम पीरियड था वो चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। नेक्स्ट है कैप्टन हॉकिंस के बारे में बात करें तो जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस ये प्रथम अंग्रेज था। टॉमस मुनरो, विलियम विंच और एडम टैरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। नेक्स्ट है शाहजहां के बारे में बात करें तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर इसने बैठा था और 1628 को शाहजहां जो है आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा था। तो अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। और बोल सकते हैं कि इनसे रिलेटेड और भी चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं लेकिन ताजमहल की बात अलग है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है
शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह जो है सर्वाधिक विद्वान था। दारा शिकोह के बारे में पूछा भी जाता है आपके पेपर में, पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। 1658 की बात है, औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। औरंगजेब के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 1666 में 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। अब हम लोग बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब का जो जन्म है वो 1618 में हुआ था, दुहाद गुजरात में हुआ था। और औरंगजेब के बचपन का नाम बचपन का अधिकांश जो समय है वो नूरजहाँ के पास बीता था, नूरजहाँ के समीप बीता था। नेक्स्ट पॉइंट है 1665 के संधि के बारे में बात करें तो जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि जो है वो 1665 में संपन्न हुई थी। ईयर ही पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। नेक्स्ट है औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की जो संख्या थी लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का जो पुत्र है अकबर, इसने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट है हाँ, वीणा बजाने में बहुत ज़्यादा दक्ष था, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन मुगल सम्राट था जिसको वीणा बजाने में दक्षता प्राप्त थी, तो औरंगजेब था। सर्वाधिक हिंदू जो अधिकारी थे वो भी इसी के टाइम पीरियड पे थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुआ करते थे। अब मुगल शासन व्यवस्था के बारे में बात करें तो मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है एग्जामिनेशन का, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था। सरखत के बारे में बात करें तो मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल जाता था। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ग्राम के बारे में बात करें तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। नेक्स्ट है राई के बारे में बात करें तो शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति जो थी राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। नेक्स्ट है नेक्स्ट है गल्ला बख्शी, नशक और जब्ती के बारे में बात करें तो मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं थी ये। गल्ला बख्शी में क्या था, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नशक में क्या था, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था, और यह व्यवस्था जो है बंगाल में थी। जब्ती में क्या था, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था। नेक्स्ट है मराठों के उत्कर्ष के बारे में बात करें तो मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक था शिवाजी थे। इनका जन्म 1627 में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, और इनकी जो दूसरी पत्नी थी तुकाबाई मोहितो थी, और इनके जो गुरु थे, शिवाजी के जो गुरु थे, कोंडर देव थे। नेक्स्ट है नेक्स्ट है शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत पर नौकरी कर ली थी। नेक्स्ट है पुरंदर की संधि के बारे में पूछा जाता है, तो पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। महाराज जयसिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है करीब 53 साल की एज रही होगी। 1680 में शिवाजी साहब की मृत्यु हो गई। अष्टप्रधान से रिलेटेड इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, और अष्टप्रधान में पेशवा का जो पद है सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सम्मान का होता था। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया था। नेक्स्ट है अष्टप्रधान में कौन कौन था, इसके बारे में देख लीजिए। पेशवा बोल सकते हैं, सरीय नौबत हो गया, अमात्य हो गया, चिटनिस हो गया, सुमंत पीड़ित राव हो गया, न्यायाधीश हो गया। तो ये पूछा जाता है। अष्टप्रधान के बारे में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है किससे रिलेटेड थे या कहाँ पे थे ये। शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में बात करें तो शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था संभाजी था, और संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार जो है वो नियुक्त किया था। नेक्स्ट है तो ये था आपका जो मध्यकालीन भारत में जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण है वो सारी की सारी आपको कराई गई। जैसे आपको एंशियंट हिस्ट्री में शॉर्ट में चीज़ें बताई गई थी। देखिए अगर इस तरह से बनाया जाए कि सिर्फ पूरी की पूरी लूसेंट बनाई जाए, तो पूरी की पूरी लूसेंट आपको नहीं दी जाएगी। पूरी की पूरी लूसेंट देने का कोई मतलब नहीं होता है, वो आप स्वयं पढ़ सकते हैं किताबों से।
एक किताब में महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताना हमारा कार्य होता है। तो कुल मिलाकर जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन का कार्य होता है, एक किताब में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है और आपको क्या याद करने की आवश्यकता है, ये बताना हमारा कार्य होता है। तो नेक्सस जीएस अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6390540001, 7080540001। इस समय जो रनिंग बैच चल रहा है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 समीक्षा अधिकारी 2021, ये दोनों बैच रनिंग है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और अगर हाँ, इस वीडियो का थर्ड पार्ट मतलब आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका भी सारांश इसी तरह से चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, हमें मॉडर्न हिस्ट्री का भी वीडियो चाहिए, और जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। फिर अगर आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है तो मॉडर्न हिस्ट्री भी आपकी बनाई जाएगी। जो लास्ट वीडियो था उसमें ऑलमोस्ट आपका 2900 के आसपास व्यू थे लूसेंट के फर्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो का भी एम जो रखते हैं हम लोग 3000 व्यू का रखते हैं, और व्यू तो अलग केस है। और कम से कम 100 लाइक्स का हम लोग टारगेट रखते हैं। अगर 100 लाइक आ जाते हैं तो नेक्स्ट जो वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री की वो ज़रूर अपलोड कर दी जाएगी। तो इसके लिए आप लोग सिर्फ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जहां आप चाहें आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।